एक जिसको बोलते हैं बिजनेस कंट्री है, उसे जहाँ से पैसा दिखेगा वो वहीं पर जाकर हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये पहली बार है कि ये कभी भी चाइना जो बॉर्डर होता है उसके पीछे नहीं हटते हैं। इकॉनमी डूब नहीं रही, डूब चुकी है और ये उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं। चाइना कितना ग्रेट है, हमारी कंट्री तो कुछ है ही नहीं। ये वो बंदा है जिसकी फैमिली ने 65 साल यहाँ पर राज किया है, इस कंट्री के ऊपर सेवा नहीं करी, राज किया है। और आज वो अमेरिका में जाकर बोल रहा है कि भारत के अंदर जॉबलेस बहुत ज़्यादा लोग हैं। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने और मेरे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद, वेरी गुड। जय हिंद। सुमित जी, खबर चाइना की इकोनॉमी को लेकर तो काफी अरसे से आई थी कि चाइना की इकोनॉमी जो है जो काफी सुस्त चल रही है और चाइनीज इकोनॉमी हैज फॉलन डाउन। अभी हांगकांग को लेकर भी ये खबरें हैं कि हांगकांग भी पूरी तरह से डूब रहा है। क्या और कितनी सच्चाई है इस खबर में, अगर आप कुछ जानकारी दे पाए? देखिए, पहली बात यह है कि चाइना की इकॉनमी डूब नहीं रही, डूब चुकी है और ये उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं। अब हांगकांग जो था एक फाइनेंशियल हब है, आपको मालूम है। और हांगकांग जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंट हमेशा ही चाइना के ऊपर रहा है। जब चाइना राइज करता है तो हांगकांग भी राइज करता है। अब चाइना की इकॉनमी डाउन है तो हांगकांग की इकॉनमी डाउन आना लाजमी था। बट इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं जो लोगों को समझने पड़ेंगे। एक तो ये है कि जो हांगकांग है वो पहले ब्रिटिश राज के अंदर था, 100 साल के लीज के ऊपर हांगकांग उसके पास था। तो जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया पावर को चाइना के पास, तो चाइना ने बोल दिया कि 50 साल आप ऑटोनॉमी में रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे मेन स्ट्रीम चाइना से, और 50 साल के बाद हम आपको मर्ज कर देंगे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। लेकिन हांगकांग के अंदर एक मुहिम है कि हम चाइना के अंडर नहीं रहना चाहते। तो ये जब चीज़ देखी है चाइना ने कि भाई हांगकांग वाले अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीजिंग के अंदर नहीं आना चाहते हैं, तो बीजिंग ने थोड़ा सा टाइट स्क्रू होते हैं ना, जो टाइट करने शुरू कर दिए। और वो जो डेवलपमेंट है उसके कारण दुनिया के जो लोग हैं, भाई फॉरेनर्स जो हैं, अब हांगकांग से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि हांगकांग के अंदर अब आपको फॉरेनर नहीं दिखता है। जो फॉरेनर्स पहले पूरी दुनिया से, जैसे दुबई में जाते थे, सिंगापुर जाते थे, और हांगकांग, हांगकांग में आपको फॉरेनर नहीं दिखता है। ना तो कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर हो रही हैं, जिनकी रजिस्टर्ड थी वो भी निकलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंशियल टाइटनेस है वो भी चाइना ने इंक्रीज करनी शुरू कर दी। अब आपको एक हैरानी होगी, नेशनल सिक्योरिटी लॉ है एक 2020 का। हांगकांग के अंदर जो ये सारा डिसमेंटलिंग हो रही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, ये सारा जो ऑटोनॉमी का सिस्टम है, इसके कारण अभी अमेरिकन ने, जो अमेरिका का जो यूएस का जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अभी एक बिल पास किया। और उन्होंने बोला, और बिल भी पास किया है, 416 में से 413 पीपल वर इन फेवर ऑफ दैट, कि भाई हांगकांग की जो इकोनॉमिक और ट्रेड जो ऑफिस हैं वो अब अमेरिका उसको मॉनिटर करेगा। अब हांगकांग के जो इकोनॉमिक ऑफिस हैं वो वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में वो ऑफिस पाए जाते हैं। और ये ऑटोनॉमी हमेशा हांगकांग के पास थी, अब अमेरिका ने उसको टेक ओवर कर लिया, सिर्फ इसलिए कि चाइना को रेटल करना है। देखिए, जब दुश्मन कंट्री थोड़ा सा मिट्टी में उसका सिर पड़ा हो, मिट्टी में लथपथ हो, तो उसके बाद थोड़ा सा पैर रखने में कोई बुराई नहीं है, ये अमेरिका सोचता है। तो आज चाइना बिल्कुल मिट्टी में गिरा हुआ है, उसको लगता है थोड़ा सा पैर रख देते हैं, थोड़ा सा और गद्दा हो जाएगा तो हमारी थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये चक्कर है जो अमेरिका और चाइना की लड़ाई में हांगकांग पिस रहा है। तो दैट्स ऑल व्हाट इज हैपनिंग। अब हो क्या रहा है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने अपने सिटीजन्स को बोल दिया कि आपके ऊपर जो ये रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। हांगकांग में जो काम कर रहे हैं आप यहाँ से निकलिए जितनी जल्दी हो सकता है। इसलिए 2024 में आप देखिए जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर होना ही बंद हो गई हैं हांगकांग के अंदर। और हांगकांग एक हब था हमेशा ही ट्रेडर्स के लिए। वो यहाँ पर पैसों को जो, क्योंकि लेन देन बड़ा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो लोग यहाँ पर अपनी कंपनीज को रजिस्टर करते थे। जिनकी कंपनियां रजिस्टर्ड थी वो बंद करके यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि जो हीट है वो अकेले चाइना के नीचे आने के कारण नहीं है, ओवरऑल भी हीट है। मैं हीट क्यों बोल रहा हूँ, रिटेल सेल्स हैं, हमेशा ही हांगकांग चाइना से लोग जाते थे वहाँ पर चीज़ें परचेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना में तो हर एक चीज़ कॉपीराइट, मतलब कि राइट टू कॉपी है, हर चीज़ कॉपी मिलती है चाइना के अंदर। तो लोग जाते थे हांगकांग में कि वहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें मिलेगी। लेकिन वहाँ पर रिटेल सेल्स नीचे आ गई हैं ऑलमोस्ट 20%। जो लग्जरी गुड्स हैं, जो लोग जाते थे हांगकांग में खरीदने के लिए, ज्वेलरी है, वॉचेज़ हैं,
उसकी एक 2024 में 25% तो सेल्स नीचे आ गई हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज बंद हो रही हैं। आप ये देख लीजिए कि इवन जो इकॉनमी है, जो 5-6% पे राइज कर रही थी, आज 2-3% से भी नीचे है। और ये 2-3% भी गवर्नमेंट का डाटा है, जबकि वो माइनस में ही होगी। जॉबलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि जो हांगकांग के लोग हैं उन्हें अब चाइना में आकर लेबर का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हांगकांग के अंदर जॉब नहीं है। और कई लोगों ने तो अपने आप को चाइना के अंदर शिफ्ट भी कर लिया, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हांगकांग के अंदर बहुत ज़्यादा है और चाइना में उसके कंपैरिजन से बहुत कम है। इसलिए हांगकांग के लोग पहली बार उन्होंने चाइना में आकर रहना शुरू कर दिया। ऊपर से फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर निकलता जा रहा है, हांगकांग से भी और चाइना से भी। एम्बर जी, इतनी बुरी हालत है कि अब यही समझ नहीं आ रहा कि अगर बचाया जाए तो कैसे बचा जाए। दूसरी बात, हमने सुना है कि एक नर्क होता है जिस सबसे नीचे। यहाँ पे इकोनॉमी का ये हाल है कि नर्क से भी नीचे चली गई है। अब उससे नीचे भी कोई जगह होती है, ये मुझे पहली बार पता लगा है। हाँ, ये बहुत अच्छा था। लेकिन सुमित जी, जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं और जब भी डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, चाइना एक सुपर पावर है। ये जो भी चाइनीज़ इकोनॉमी को लेकर और साथ-साथ अगर हम हांगकांग की बात करें, तो ये सारी खबरें बोगस हैं। लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते और आप वहाँ पर रहते हैं, आप सारी चीज़ें आँखों से देख रहे हैं। वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और कहीं झूठ भी है। मैं सच्चाई झूठ दोनों समझाता हूँ आपको। जी। जो इकोनॉमी होती है कंट्री की, उसमें ऊपर और नीचे ये एक साइकिल है, ये हमेशा आएगा। अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 सुपर पावर है इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर भी 2008 में हमने देखा एक ऐसा मेल्टडाउन था कि बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, प्रॉपर्टी की प्राइसेस जीरो हो गई। जो प्रॉपर्टी $1 मिलियन की थी वो $1 लाख में भी बिकनी बंद हो गई थी। यही सिस्टम इस चाइना के अंदर आज की डेट में है। यहाँ पर ये डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री दिवालिया होने वाली है। बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। पूरे दुनिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। कई इंडस्ट्रीज के ऊपर तो ऐसा है कि इवन 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो टाइम अब आज देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी एक बिजनेसमैन है यहाँ पर, शंगशुई, उसके साथ मीटिंग हो रही थी मेरी, एंड ही वाज सेइंग कि यार मैंने पिछले 32 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने ऐसा टाइम कभी देखा ही नहीं है कि हम कस्टमर की वेट करते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए। हमें आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब जैसे होता है ना बस स्टैंड पे कि आ जाओ आ जाओ, ये बस यहाँ जा रही है, वो वाला हाल यहाँ पे चाइनीज़ का हो गया है। इन्होंने ऐसा टाइम कभी देखा नहीं था। लेकिन क्या हमेशा ऐसा रहेगा? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसीज ऑलरेडी 2 फाइलें अलग अलग बना दी हैं कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर कौन सा प्रेसिडेंट अगला आने वाला है, उसके हिसाब से ये पॉलिसीज को रोल आउट करेंगे। कमला हैरिस के आने पर डिफरेंट फाइल खोली जाएगी और ट्रंप के आने पर एक डिफरेंट फाइल खोली जाएगी। दोनों पॉलिसीज इन्होंने बना दी हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अमेरिकन इलेक्शंस। और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चाइना, अगर आज चाइना बना है इतना बड़ा सुपर पावर, उसका रीज़न है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी पूरी मार्केट, अपनी पूरी टेक्नोलॉजीज चाइना को ट्रांसफ़र करी और चाइना ने माल बनाकर अमेरिका भेजा। और 500-600 बिलियन डॉलर का तो डेफिसिट है अमेरिका का चाइना के साथ। इसीलिए चाइना आज इतना अमीर बन गया और इतना आगे निकल गया। तो अगर ट्रंप आता है तो उसने आकर सैंक्शन करना है, चाइना से काम नहीं करेगा, ये चाइना को भी मालूम है। तो चाइना को कोई और अल्टरनेट कंट्री चाहिए माल बेचने के लिए। आपको क्या लगता है चाइना ऐसे ही बॉर्डर से पीछे हट गया? आपकी 6 पोजीशन में से 4 पर पीछे हटा है। क्यों? क्योंकि उसे दिखता है कि ट्रंप के आने के पूरे चांसेस हैं। अगर मेरा यहाँ पे 36 का आंकड़ा अमेरिका के साथ और बढ़ने वाला है तो मुझे भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये पहली बार है एक कम्युनिस्ट कंट्री ने पैर रखने के बाद पीछे हटे हैं। ये कभी भी हिस्ट्री में आपने देखा ये नहीं होगा। बिकॉज ये क्योंकि तो बड़ी बात है। कम्युनिस्ट कंट्री। और यस। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पिछले दिनों की बड़ी खबर रही और अभी रिसेंटली जयशंकर जी का बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक चाइना के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, तब तक चाइना के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। और चाइना के लिए जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, ट्रेड टाइज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भारत एक बड़ी कंज़्यूमर मार्केट है और जिस तरह से चाइना पे अगर जैसे आपने यूएस इलेक्शन की बात की, तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके साथ-साथ उनको ऑफ कोर्स ये पॉलिसी में बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपने चाइना पे सैंक्शंस की बात की, लेकिन हमने अभी रिसेंट विजिट की बात करते हैं। राहुल गांधी यूएस गए, यूएस में जाकर उन्होंने कहा कि भारत पे सैंक्शन लगा दीजिए ताकि भारत की तरक्की रोक दी जाए।
चाइना के ऊपर सैंक्शन क्यों? उन्होंने कोई बात नहीं की, चाइना इतना बड़ा देश है। चाइना को तो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया था। इस पे क्या कहते हैं? अमर जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कंट्री में एक ऐसा इंटरनेशनल पप्पू है जो कहता है कि भारत का होते हुए वो ये बोलता है अमेरिका में जाकर कि भारत के ऊपर सैंक्शन कर दीजिए, क्योंकि अगर भारत ने तरक्की ऐसे ही करते रहा तो कल को भारत आपके लिए वैसे ही प्रॉब्लम बन जाएगा जैसे चाइना है। अमेरिकन डीप स्टेट को तो बोलता है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए, जो आपकी कंपनियां भारत में आ रही हैं उन्हें रोक दीजिए, ताकि भारत लड़कता पड़कता गिरता हुआ आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे। और साथ में बोल दिया मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराइए, मुझे ले आइए, मैं आपके लिए बूट पॉलिश करता रहा हूं, अब तो चाटने को भी तैयार हूं, पर मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये तो राहुल गांधी का हाल है। और दूसरी तरफ अमेरिका में बैठकर उसने 2 स्टेटमेंट और दे दी कि चाइना देखिए कितना ग्रेट है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रेट है, वहाँ पर जॉबलेसनेस बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। ये कौन बोल रहा है? एक लीडर ऑफ द लार्जेस्ट और द ओल्डेस्ट पार्टी, उसका एक युवराज, आखिरी युवराज बोलूंगा वैसे तो मैं, एंड टू लीडर ऑफ उसका युवराज ऑपोजिशन। बोल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और ये जाकर अमेरिका में बोल रहा है चाइना कितना ग्रेट है, हमारी कंट्री तो कुछ है ही नहीं। ये वो बंदा है जिसकी फैमिली ने 65 साल यहाँ पर राज किया है, इस कंट्री के ऊपर सेवा नहीं करी, राज किया है, और आज वो अमेरिका में जाकर बोल रहा है कि भारत के अंदर जॉबलेस बहुत ज़्यादा लोग हैं। ओ भाई, तुम्हारे कारण तो सब कुछ हुआ था, ऊपर से तुम इसी इसी राहुल गांधी की 5 साल पुरानी स्टेटमेंट भी है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में लगाने की ज़रूरत क्या है? मोदी जी ने बेकार में मेक इन इंडिया का एक स्यापा दे दिया है। जब चाइना इतने ब्यूटीफुली सामान बनाकर भेज सकता है तो हमें अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना से लीजिए, यहाँ पर खरीद भेज दीजिए। और आज ये जॉबलेसनेस की ये बात बोल रहा है। आप देखिए दोगलापन कितना है, और अमेरिका में बैठ कर बोलता है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए ताकि भारत की तरक्की रुक जाए। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। और ये बोल रहा है कि चाइना के पास जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए मैं उसका भी आपको पर्दाफाश कर देता हूँ। चाइना के अंदर आज की डेट में ये हालत है कि 20% से ज़्यादा जो लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल रहे हैं, जॉब ही नहीं है। दे आर रेडी टू वर्क इवन स्मॉल जॉब्स, जैसे सड़कें साफ करना है, कूड़े के डब्बे को साफ करना है, वो ऐसी जॉब्स करने को तैयार हैं। डिलीवरी बॉय का काम करने को तैयार हैं, टैक्सी चलाने को काम करने को तैयार हैं। जिस बंदे की सैलरी 8,000 रुपये थी वो आज 3,000 में काम करने को तैयार है, उसके बाद भी जॉब नहीं है। और ये बोलता है कि चाइना के अंदर जॉब की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी अगर यहाँ पे जॉब अप्लाई करेगा उसके लिए कमी नहीं होगी। बाकी यहाँ पे तो जो चाइनीज़ हैं उनको काम नहीं मिल रहा। हालत इतनी है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कंपनियों को बोल दिया कि जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं इनको बाहर निकाल दीजिए, ताकि जो पोजीशंस खाली होंगी वहां पर चाइनीज को जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। 97% फॉरेनर्स ऑलरेडी चाइना को छोड़कर जा चुके हैं या उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स है, यहाँ पर कलेक्शन कम हो गई है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नीचे गिर गया है। वैट, जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हम वैट पे करते हैं, जिसको हम इंडिया में कई बार जीएसटी बोलते हैं, इट हैज़ ऑल्सो ड्रॉप डाउन। दैट मीन्स कंजम्पशन कम है, इनकम टैक्स कम है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, जॉब्स की कमी है। और राहुल गांधी बोलता है चाइना से बढ़िया कोई कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं। इसको बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2008 में बेशर्मी से, जहां पर इसने भारत का सौदा कर दिया था अपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेने के लिए, और उसकी मजबूरी में इसे चाइना की तारीफ करनी पड़ती है और भारत को डिमीन करना पड़ता है हर फॉरेन कंट्री में जब भी ये ट्रिप लगा के आता है। अभी तो मुझे ये है कि ये अमेरिका में जाकर डीप स्टेट से मीटिंग करके आया है, अब कौन सा टूल किट यहाँ पर क्रिएट करने वाला है उसकी मुझे इंतज़ार है। मुझे लगता है जो ये रेलवे लाइंस उड़ रही हैं रोज़ या उड़ाने की कोशिश ये की जा रही हैं, ये उसी का पार्ट है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितना प्रेम राहुल गांधी को चाइना से दिखाई दे रहा है, उसके चलते वो उनको अगला चुनाव वहीं से लड़वा देना चाहिए। चाइना में चुनाव लड़ लेते हैं राहुल गांधी। अभी तो कश्मीर चुनाव में अमेरिका से आने के बाद चेहरा छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या काला मुंह करा के, मतलब आई शुड नॉट बी यूजिंग सच वर्ड। पता नहीं अमेरिका में ऐसा एम्बर क्या जी, कर गया आई विल टेल राहुल यू दैट गांधी ऑल्सो। आ रही है। आई विल टेल यू कि वो बुरके में अपना मुंह छुपाकर क्यों बैठे हुए हैं। मुंह काला भी क्योंकि किया हुआ है, उसका रीज़न है।
अमेरिका में ये बिना इनविटेशन के गए हैं। वहाँ जाकर इन्होंने जो डीप स्टेट है उनका सारा पर्दाफाश कर दिया। उनके 3 एजेंडा थे। वो थे कि कश्मीर में आग लगानी है डीप स्टेट ने, खालिस्तान मूवमेंट को चालू करना है और भारत के अंदर अनरेस्ट करना है। ये तीनों काम राहुल गांधी ने वहाँ पर बोल दिए, क्योंकि पप्पू ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है। और जो बालक बुद्धि या मंद बुद्धि बोला जाता है, उनका काम यही होता है कि दूसरे के सारे कार्ड्स को खोल के सामने रख देना। इसको लग रहा था कि जब मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो डीप स्टेट मेरे से बड़ा खुश होगा। उल्टा काम हो गया। डीप स्टेट ने इसको एक अल्टीमेटम दे दिया है, जब तक हमारा नया प्रेसिडेंट ना बन जाए इधर पैर करके भी तूने सोना नहीं है अमेरिका की तरफ। पहली बात तो ये है। और दूसरा, एक चपेड़ मारी गई है इसको कि तुझे किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए, और अगर आ गया है तो मुंह बंद रखना था। लेकिन मुंह बंद रखने की इसको आदत नहीं है, क्योंकि जो सैम पितृदोष है इसके पीछे, जो इसको पूरी सलाह देता है, उस पितृदोष के कारण इसके मुंह से भी वो सारी बातें निकल जाती हैं जो इसको नहीं बोलनी चाहिए। तो ये सारे चक्कर के कारण ये वहां से मुंह छुपाकर ये वापस आया है। उसके बाद से ये बुर्का डाल के बैठा है, किसी को पता ना लग जाए। इसलिए जब भी आप सड़कों पे कभी जाएं, कोई संदिग्ध आपको चलता फिरता टेढ़ी मेढ़ी चाल में दिखाई दे, तो आप समझ आना ये राहुल गांधी ही है, जो अपना मुंह ही दिखाने के लायक नहीं रहा है। बिल्कुल। और रीसेंट जो डेवलपमेंट्स है, अब यूएस की तरफ से भी देखें, प्रधानमंत्री मोदी की यूएस की यात्रा रही, जिसके बाद हमने देखा कि यूएस ने चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया है और भारत के सेमीकंडक्टर अब यूज करेगा यूएस। तो चीन के लिए काफी बड़ा एक चपेड़ा कहना चाहिए, तमाचा कहना चाहिए, हो सकता है। ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना। और हमने देखा भी, जो जयशंकर जी के बयान की मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि जब तक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व होगा तब तक चाइना से कोई रिश्ता सुधार नहीं हो कर सकते। तो इस सब के चलते आपको लगता है कि चाइना प्रेशर में आके जो उसकी गलत हरकतें हैं, जो बदमाशियां हैं, उसको ठीक करेगा? देखिए, पहली बात यह है कि चाइना एक जिसको बोलते हैं बिजनेस कंट्री है। उसे जहाँ से पैसा दिखेगा वो वहीं पर जाकर हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये पहली बार है कि ये कभी भी चाइना जो बॉर्डर होता है उसके पीछे नहीं हटते हैं। अगर ये पीछे हटे हैं, 4 साल से वहाँ पे खड़े थे एक हाईएस्ट पीक्स के ऊपर, और आज एकदम से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वी आर विड्रॉइंग। ये छोटी बात नहीं है। बेशक आप कह सकते हैं कि डोवाल जी पुतिन के तो मिलने गए और इधर इन्होंने बोल दिया कि भैया कुछ बड़ा होने वाला है, इससे पहले पीछे हट जाओ, क्योंकि डोवाल जी जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बट मुद्दा दूसरा है। डोवाल जी ने जो किया है, जयशंकर ने जो किया, मोदी ने जो किया, वो अपनी जगह पर है। चाइना की अपनी भी मजबूरी है। और मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने हमेशा बात करी है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू नेगोशिएट, डू नॉट बल्ज एट द मोमेंट। आप चाइना को अपने घुटनों पे लेकर आ सकते हो, और यही काम हुआ है। मोदी जी ने वेट किया। 4 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। लाखों लोग हमारे आर्मी के बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे, आंख में आंख डालकर, और हमने 1 इंच भी जगह चाइना को लेके जाने नहीं दी। 6 में से आप बोल सकते हैं कि 4 पोजीशंस पे पीछे हट गया, 2 पर क्यों नहीं? अगर हम 4 पे पीछे कर सकते हैं, 6 पे भी पीछे कर सकते थे। ये 2 रीज़न है। एक, हमने चाइना को बोल दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हम भारत में अलाउ करते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाना है भारत के अंदर। सेमीकंडक्टर का अभी हमने इनको ओके नहीं किया है। सेमीकंडक्टर हम करेंगे बाद में, जब कुछ और कंसेशंस हम चाइना से ले लेंगे। फ्लाइट्स जब करने का टाइम आएगा तब हम बाकी 2 पोजीशंस के ऊपर भी उनको बोलेंगे पीछे हटिए, आपके लोगों को वीज़ा भी हम देंगे, और साथ में आपका जो ये ट्रेड है ये और ज़्यादा हम खोलने वाले हैं। तीसरी बात, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हम पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, इट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। वो मेरा और पाकिस्तान का अपना मामला है। आपको बीच में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके पूंछ काटें, उनका कुछ और काटें, आप बीच में कुछ नहीं बोलोगे। तो ये जो सारा चीज़ें हैं, हमने चाइना को बड़े ही खूबसूरती से समझा दिया है कि पीछे हटो। पाकिस्तान की आपने बात की तो मुझे तुर्की याद आ गया। अभी तुर्की जो अभी यूनाइटेड नेशंस की जो सारा कुछ चल रहा है उसमें तुर्की ने कश्मीर की बात नहीं की, जिस पे को देख के लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या तुर्की भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। लाइन पे आ रहे हैं क्या सब के सब एक साथ? उसका रीज़न है, तुर्की ने थोड़े दिन पहले जो हमारा एक कॉरिडोर बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर फ्रॉम मिडल ईस्ट टू सेंट्रल एशिया, तो तुर्की ने बोल दिया कि मुझे भी उसका पार्ट बनाया जाए। देखिए, सबको बिजनेस चाहिए।
तुर्की की खुद की जो इकोनॉमी है उसका भट्टा बैठा हुआ है। तो तुर्की को लगता है कि अगर मैंने इसका पूरे जो ये कॉरिडोर बन रहा है इसका पार्ट नहीं बना, आई विल बी लेफ्ट आउट। दे वांट बिजनेस। और आज की डेट में ना यूरोप के पास बिजनेस है, ना अमेरिका के पास है। चाइना की हालत ख़राब है। जो अफ्रीका है उसकी इतनी औकात नहीं है। दे आर ऑल फ्रेगमेंटेड। कौन है जो बिजनेस दे सकता है इन सबको? वो भारत ही है। इसीलिए आपको क्या लगता है ये सारी दुनिया, बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत की तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे कोई सुंदर लड़की हो, सभी चाहते हैं कि इसको मैं अपनी तरफ खींच लूँ। तो टच भारत वुड, टच भारत की वही सिचुएशन है। एवरीबडी वांट्स टू बी विद भारत। बस यही है कि ये भी हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी हैं। वुड। अगर कोई अच्छी लड़की होती यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होती तो लोगों को लगता कि यार ये तो उसके ऊपर ये लट्टू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारत ने अपनी पोजीशन बनाई है अभी पूरी दुनिया में। हमने बता दिया कि व्हेन भारत राइजेस, दुनिया राइज करती है। ये मोदी जी की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अब रेजोनेट करती है पूरी दुनिया में। और लोगों को पता लग गया कि अब भारत के साथ अगर हम नहीं जुड़े तो वी विल बी लेफ्ट आउट। भाई यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मोदी जी ने क्या बोला है कि जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं इसको चेंज करने का टाइम है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको वॉइस मिलनी चाहिए। अगर हम अपने आप को नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, कहाँ बोला है? यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस है यूएसए के अंदर। यानी कि यूएसए के मुंह के ऊपर बोल रहे हैं अगर तुम सबने अपने आप को चेंज नहीं किया तो मैं तो तुम्हें चेंज कर ही दूंगा। भाई चाइना को चेंज कर दिया, तुम क्या चीज़ हो मेरे लिए? तो इसलिए जो एब्सोल्युटली, ये तुर्की बहुत है, बड़ी बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, चाइना भी सुधर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा पड़ोसी सुधर की रहा तरह है। रहेगा, अच्छी बात है। एग्जैक्टली। फिर हम पाकिस्तान का क्या करेंगे, ऊपर वाला जाने, और पाकिस्तान जाने। नहीं तो वो हमने चाइना को बता दिया ऑलरेडी कि चाइना पाकिस्तान के साथ हम क्या करने वाले हैं। उसको कुछ काटना है वो हम काट के रहेंगे। तुम बीच में इंटरवीन नहीं करोगे। उसके लिए तुम्हें और एक बड़ी मार्केट चाहिए। एज फार एज सेमी कंडक्टर इज कंसर्न, चाइना का पूरा इंटरेस्ट है भारत की सेमी कंडक्टर जो ग्रोथ है उसके अंदर। दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है वो 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ की है। सेमी कंडक्टर इज मोर देन 1 लाख करोड़। तो उसका इंटरेस्ट है कि इतनी बड़ी मार्केट को वो छोड़ना नहीं चाहता। और उसके लिए अगर उसको पाकिस्तान सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दे विल इजीली डू इट। उनके लिए ऑफ कोर्स पाकिस्तान पाकिस्तान वैसे इज भी उनके वर्थलेस। लिए एक सिर्फ एक एक वर्थलेस। रिस्पांसिबिलिटी है। तो चंदा देना पड़ता है, आईएमएफ से लोन दिलाना पड़ता है, क्या-क्या करना पड़ता है। तो एनीवे, सुमित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।